आज हम लोग कस्टम प्रोसीजर पे फोकस करेंगे, ठीक है, कि कस्टम्स एक्ट के अंदर इंपोर्ट के और एक्सपोर्ट के क्या प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ कब आती है और क्या सबसे पहले होता है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले राइट डाउन इंपोर्ट के प्रोसीजर्स। इंपोर्ट के प्रोसीजर्स, राइट डाउन। स्टेप नंबर 1, अब देखो हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट के प्रोसीजर्स की, इसका मतलब है कोई दूसरे देश से गुड्स कहां आ रहे होंगे, इंडिया में। अब जब गुड्स इंडिया में आ रहे होंगे तो क्या वो प्रोसीजर रहेगा। सो सबसे पहले अराइवल इन आईटीडब्ल्यू, आईटीडब्ल्यू क्या है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, वही 12 नॉटिकल माइल वाला। सबमिट अराइवल रिपोर्ट। स्टेप 1 है अराइवल इन टेरिटोरियल वाटर्स। जैसे ही आप टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर करते हो, वही जो कोस्ट से बिल्कुल 12 नॉटिकल माइल, उस बॉर्डर में जैसे ही एंटर करते हो, वो जो बोट है, वो जो शिप है, वो शिप जैसे ही वो एंटर करेगी उसको अराइवल रिपोर्ट देनी होगी। क्या देनी होगी, अराइवल रिपोर्ट। कौन किसको देगा अराइवल रिपोर्ट, अराइवल रिपोर्ट कौन देगा, कौन देख रहा है बताओ शिप को, पर्सन इन चार्ज। सो पर्सन इन चार्ज अराइवल रिपोर्ट देगा, किसको देगा, कस्टम डिपार्टमेंट को। किसको देगा, कस्टम डिपार्टमेंट को। बताओ सही बात है ना। स्टेप नंबर 2, सबमिट इंपोर्ट मैनिफेस्ट। सबमिट इंपोर्ट मैनिफेस्ट, या फिर इसको कह सकते हैं इंपोर्ट की रिपोर्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट। इंपोर्ट मैनिफेस्ट वर्ड यूज किया जाता है बेटा वेसल और एयरक्राफ्ट के अंदर, ठीक है, और इंपोर्ट रिपोर्ट यूज किया जाता है वर्ड बाय लैंड। जब भी बाय लैंड इंपोर्ट करते हैं ना हम लोग दूसरे देश से, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या, इंपोर्ट की रिपोर्ट, और इंपोर्ट मैनिफेस्ट वर्ड यूज करते हैं वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर लिखना सबमिट इंपोर्ट मैनिफेस्ट। नाउ इंपोर्ट मैनिफेस्ट होता क्या है, पहली बात ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट है क्या, इसके बारे में भी लिखवाता हूं, और कौन देता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट ये भी लिखवाना है। ये देखो इंपोर्ट मैनिफेस्ट कौन देगा, अगेन पर्सन इन चार्ज, किसको देगा, कस्टम डिपार्टमेंट को।
है क्या चीज ये? राइट डाउन इंपोर्ट मैनिफेस्ट के बारे में। आप यहां पे लिख देना सबमिट इंपोर्ट मैनिफेस्ट इंपोर्ट रिपोर्ट बिफोर लैंडिंग। बिफोर लैंडिंग, लैंडिंग से पहले ये काम करना है, आने से पहले ये काम करना है। ये सारा काम लैंडिंग पे होने से पहले होगा। और इंपोर्ट की मैनिफेस्ट में क्या देते हैं हम लोग? राइट डाउन इंपोर्ट मैनिफेस्ट इज a detailed information to custom department about goods in vessel or aircraft, about goods in vessel oblique aircraft which have been brought in at any port or airport, any port oblique airport for unloading, when import is by land, then such detailed information is called as import report. सो दोस्तों इंपोर्ट मैनिफेस्ट क्या चीज है? एक डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, जो कि गुड्स आ रहे हैं ना शिप में, वो क्या गुड्स हैं, वो सारी एक एक करके सारी क्वांटिटीज बताई जाएंगी। किसको? कस्टम डिपार्टमेंट को। बताना जरूरी है या नहीं है? आप बताओ। अब वो कस्टम डिपार्टमेंट को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है उस गुड्स के अंदर जो डिक्लेयर किया गया उसके अलावा भी कुछ गुड्स हो। कल को वो लोग चेक करने आएंगे और वो चेक करेंगे कि जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी, जो पर्चा दिया था इन्होंने, किन्होंने? वो पर्सन इंचार्ज जो वहां पे बैठा हुआ है, उसने जो रिपोर्ट दी थी, क्या वो रिपोर्ट वाले गुड्स हैं या कुछ और है? क्योंकि अगर रिपोर्ट के अलावा वाले गुड्स हैं, वो सारे गुड्स को क्या कर लिया जाएगा? कॉन्फिस्केट, जब्त कर लेंगे, आपको देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट तो आपने की नहीं। जो गुड्स रिपोर्टेड होंगे सिर्फ उन्हीं गुड्स को अलाउ किया जाएगा कि वो अनलोड हो सके। मेरी बात समझ में आती है? सो इंपोर्ट मैनिफेस्ट एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जो कि कस्टम डिपार्टमेंट को दी जा रही है अबाउट गुड्स इन वेसल एयरक्राफ्ट विच हैव बीन बॉट एट एनी एयरपोर्ट या पोर्ट फॉर अनलोडिंग, है ना। और अगर यही चीज बाय लैंड होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट रिपोर्ट। कौन देता है? पर्सन इंचार्ज। किसको देता है? कस्टम डिपार्टमेंट को। कब देगा? लैंडिंग करने से पहले। ये सब चीजें आपको लैंडिंग होने से पहले बतानी है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा अराइवल इन टेरिटोरियल वाटर्स। स्टेप नंबर 2 हो गया सबमिट इंपोर्ट मैनिफेस्ट इंपोर्ट रिपोर्ट बिफोर लैंडिंग। स्टेप नंबर 3
स्टेप नंबर 3, ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स। ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स। ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स। ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ये क्या चीज है बेटा? ये है परमिशन। ग्रांट मतलब परमिशन। किस चीज की परमिशन? कि आप गुड्स को क्या कर सकते हो? अनलोड। कौन देगा ये एंट्री इनवर्ड्स की परमिशन? हाँ, कस्टम डिपार्टमेंट देगा। किसको देगा? पर्सन इन चार्ज को देगा। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू पोर्ट अथॉरिटीज। पोर्ट अथॉरिटीज क्या होगा? अब परमिशन अनलोड होने के बाद, मतलब गुड्स को अनलोडिंग कर दी, अनलोडिंग होने के बाद गुड्स को लैंड पे उतार दिए, लैंड पे उतारने के बाद किसको देना है? पोर्ट अथॉरिटीज। पोर्ट अथॉरिटीज कौन होती हैं? जो वहां के रखवाले होते हैं, केयरटेकर्स। पोर्ट अथॉरिटीज को दोगे ना, क्योंकि अभी हो सकता है कि हम, जैसे मैं पर्सन इन चार्ज हूं, मैं वो कैप्टन हूं शिप का। अब मैं आया, मैंने गुड्स को उतरवा दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, गुड्स को उतार दिया, यहां रख दो। अब मान लो यही गुड्स हैं, ठीक है, ये एग्जांपल देखो, ये गुड्स हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, हाँ, मैं शिप के ऊपर खड़ा हूँ, ये शिप है, ठीक है, और मैंने उसको बोला कि गुड्स को यहाँ उतार दो, गुड्स को लैंड पे उतार दिया। लैंड पे उतारने के बाद तुम सारे क्या हो? पोर्ट के रखवाले हो, पोर्ट को देखने वाले, हाँ, बीच में मजदूर भी बैठे हैं, तो पोर्ट को देखने वाले लोग हैं, ये देख रहे हैं, गुड्स को संभालते हैं, ध्यान रखते हैं कि हाँ कोई चोरी ना हो जाए। याद है, अगर चोरी हो गई ना आफ्टर अनलोडिंग, दिक्कत किसके ऊपर आनी है? डिपार्टमेंट पे, क्योंकि डिपार्टमेंट कहेगा हम तुमसे गुड्स पे ड्यूटी नहीं लेंगे, पिलफरेज। याद है? तो इसलिए आफ्टर अनलोडिंग कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये पोर्ट अथॉरिटीज का काम है, ये ध्यान रखना है पोर्ट अथॉरिटीज को। है कोई चोरी चकारी घर पे ले गया कोई, ठीक है, जेब में डाल के ले गया, वो काम, गलत काम नहीं करना, वो अलाउड नहीं है। अच्छा, यहां पे गुड्स रख दिए, अब ये गुड्स आपके हाथ में है, आप ध्यान रख रहे हो इस चीज का, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब मेरा काम क्या है? मैं ढूंढूंगा किसको? ओनर को। किसको ढूंढूंगा? बोलो हाँ या ना भाई, ओनर को ही तो थमाऊंगा ना ये गुड्स। भाई आपके गुड्स आ गए, यस और नो, आपके गुड्स आ गए, ये गुड्स पकड़ो, यस और नो। और उसके लिए होता है दोस्तों स्टेप नंबर 5, क्या लिखोगे? स्टेप नंबर 5, ऑब्टेन बिल ऑफ लेडिंग। क्या होता है दोस्तों? बिल ऑफ लेडिंग। फ्रॉम इंपोर्टर। नाउ व्हाट इज बिल ऑफ लेडिंग? बिल ऑफ लेडिंग इस बात का सबूत होता है, बिल ऑफ लेडिंग इस बात का क्या है? सबूत है कि आप ही गुड्स के ओनर हो। इसको बोलते हैं ओनरशिप डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओनरशिप डॉक्यूमेंट। आप ही इस गुड्स के मालिक हो। हमें सबूत कहां से मिलेगा? आप जिसके पास बिल ऑफ लेडिंग होगा, जिसके पास बिल ऑफ लेडिंग होगा वो ही मालिक है उन गुड्स का। तो सिंपल,
आपके पास, आपने कहा सर ये मेरे गुड्स हैं, बहुत सारे इंपोर्टर खड़े हो गए 3-4, सर ये मेरे गुड्स हैं, ये मेरे गुड्स हैं, मुझे दो मुझे दो। बिल ऑफ लेडिंग किसके पास है? मैं क्या बोलूंगा? बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग में सिग्नेचर होते हैं, पता है किसके? सेलर के। अब सेलर के हर एक के पास तो सिग्नेचर नहीं होंगे। अब सेलर के सिग्नेचर मैं जानता हूं क्योंकि मैंने वहां से भी गुड्स को क्या किया था, एक्सपोर्ट किया, वहां से एक्सपोर्ट करके तो लेके आया हूं। तो वहां पर भी जो डॉक्यूमेंट थे उसके सिग्नेचर थे, किसके? एक्सपोर्टर के। तो वो सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं सिग्नेचर को मैच करूंगा, जो तुम्हारे पास बिल ऑफ लेडिंग आएगा, चेक करा जाएगा, अरे यही है। क्योंकि कुछ नकली इंपोर्टर भी हो सकते हैं। नकली मतलब चले यार मुफ्त कुछ मिल रहा है, पकड़ो और निकलो, है ना, पैसे दिए नहीं है, ड्यूटी दे के भाग जाएगा। ड्यूटी तो देनी पड़ेगी मैक्सिमम, पैसे तो दिए नहीं होंगे, अब गुड्स लेकर चला गया कोई और, ऐसा हो सकता है। इसी रीजन से ये जो पर्सन इन चार्ज है ना, उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स उसी को देगा जो गुड्स का मालिक है, इंपोर्टर। तो जिसके बाद बिल ऑफ लेडिंग है, और बिल ऑफ लेडिंग कौन किसको देगा बताओ? बिल ऑफ लेडिंग कौन किसको देगा? ये डॉक्यूमेंट बिल ऑफ लेडिंग देगा, इंपोर्टर देगा। किसको देगा? हाँ, पर्सन इन चार्ज को। बेटा कस्टम डिपार्टमेंट तो बीच में आया ही नहीं ना यहां पर। कस्टम डिपार्टमेंट का इससे क्या लेना देना? मैं तो गुड्स पकड़ा रहा हूं। अब मैंने पोर्ट अथॉरिटीज को गुड्स दिए थे, ठीक है, पोर्ट अथॉरिटीज को गुड्स देने के बाद आपसे बिल ऑफ लेडिंग लिया गया। बिल ऑफ लेडिंग लेने के बाद आपको गुड्स पकड़ा दिए, यानी स्टेप नंबर 6, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू इंपोर्टर आफ्टर ऑब्टेनिंग बिल ऑफ लेडिंग। सो बिल ऑफ लेडिंग लेने के बाद हम उसको गुड्स क्या कर देंगे? थमा देंगे, लो जी आपके गुड्स ये रहे, हमारा काम खत्म। अब पर्सन इन चार्ज का काम खत्म। अब किसका काम आएगा बताओ? अब किसका काम है? ड्यूटी देने का टाइम आ गया। अब देखो, अब आपके पास क्लियरेंस करने का टाइम है। क्लियरेंस याद है? क्लियरेंस करने के लिए कौन सी एंट्री होती थी? बिल ऑफ एंट्री। याद है बिल ऑफ एंट्री? अब आपके पास यानी इंपोर्टर को करना है आप सारा आगे का प्रोसीजर। फाइल बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री फॉर इंपोर्टेड गुड्स। जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं उसके लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाएगी। नाउ बिल ऑफ एंट्री का पर्पस क्या है दोस्तों? बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या है? किस चीज के लिए होता है? क्लियरेंस। किस चीज के लिए होता है? क्लियरेंस। और मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, क्लियरेंस दो तरह की होती हैं, एक होम कंजम्पशन डायरेक्ट, और अगर आपके पास पैसा अभी नहीं है फिलहाल के लिए तो क्या करो? अभी के लिए वेयर हाउस में रखवा दो, बोलो हाँ या ना। और वेयर हाउस में रखवाने के बाद जब पैसा आ जाएगा ड्यूटी दो और क्लियरेंस कर लो। वो आगे का प्रोसीजर है, वो हम लोग अभी नहीं बात कर रहे। अभी तो हम बात कर रहे हैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करो। क्या क्या फाइल करो? बिल ऑफ एंट्री। या तो ड्यूटी है तो घर ले जाओ, ड्यूटी देकर घर ले जाओ, दिस इज कॉल्ड होम कंजम्पशन। और अगर ड्यूटी नहीं है तो उसी एरिया में, जो कस्टम एरिया है ना, उसी एरिया में क्या है, कुछ वेयर हाउस पड़े हुए हैं, वो वेयर हाउस में डिपॉजिट कराओ सामान, वेयर हाउस वालों को उनका चार्ज दो, पैसे दो और चलते भी रहो। और जब पैसे आएंगे ड्यूटी दो गवर्नमेंट को, वहां से वेयर हाउस वालों को चार्ज दो, वेयर हाउस वालों से सामान ले लो, जाओ। इज दैट क्लियर? अभी हम लोग वेयर हाउस के बाद क्या होता है वो हम लोग नहीं पढ़ रहे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्लियरेंस दो तरह की होती है, होम कंजम्पशन और फिर वेयर हाउस। सो फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। स्टेप नंबर 8, पे ड्यूटी इफ एनी। अब आपका टाइम, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री फाइल करी होगी तो बिल ऑफ एंट्री में क्या होती है? ड्यूटी तो होती है। तो आपने ड्यूटी पे करी, और ड्यूटी पे करने के बाद स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 9 डिपार्चर। डिपार्चर मतलब गुड्स लेके चलो। ये 9 स्टेप्स में कहानी समझ में आती है। ये सारी की सारी कहानी है आपकी किसके प्रोसीजर की? इंपोर्ट के प्रोसीजर्स की, ठीक है। तो इंपोर्ट के प्रोसीजर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? सबसे पहले टेरिटोरियल वाटर्स में आए, रिपोर्ट दे दो गवर्नमेंट को कि हम लोग टेरिटोरियल वाटर में आ चुके हैं। टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल, याद आया ना? तो शिप से जब आप पानी के समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल के अंदर एंटर कर रहे होगे तो
उस बंदे का काम है यहां पर, पर्सन इंचार्ज का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां पर बैठे हुए डिपार्टमेंट को क्या बताए कि हम आ चुके हैं, हमारे लिए जगह खाली करवाओ। ऑब्वियसली है ना, वहां पे पता चले जगह खाली ना हो, इतनी सारी शिप्स लगी हुई है, कोई लैंडिंग स्पेस ही नहीं है, क्या करोगे? फिर पीछे खड़ा होना पड़ेगा। तो उनको जगह खाली चाहिए, तो जिनका काम हो चुका है उनको भेजेंगे। तो पहले 12 नॉटिकल माइल में वहां से भी आते आते उसको आधा घंटा लग जाएगा, तो आधा घंटा काफी है जगह को खाली कराने के लिए। तो इसलिए सबमिट अराइवल रिपोर्ट। अराइवल रिपोर्ट देने के बाद इंपोर्ट मैनिफेस्ट, ये कौन देगा भाई? ऑब्वियसली कौन देगा? ये वेस्ट नहीं, इंपोर्ट मैनिफेस्ट देगा कौन? पर्सन इन चार्ज। किसको देगा? कस्टम डिपार्टमेंट को। क्या बता रहा है वो कि मैं जो गुड्स लेके आ रहा हूं वो क्या क्या है, गुड्स की सारी सारी डिटेल्स, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? पर्सन इन चार्ज। किसको दे रहा है? कस्टम डिपार्टमेंट। स्टेप नंबर 3, ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स। ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स मतलब परमिशन टू ब्रिंग द गुड्स फॉर अनलोडिंग। आप अनलोडिंग कर लो, बट अनलोडिंग कब होगी? मुझे एक बात बताओ, अनलोडिंग करने के लिए आपको क्या लगता है अनलोडिंग होने से पहले क्या होगा? अनलोडिंग से पहले क्या हो रहा होगा पता है क्या? एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। क्या होगा? एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। ये भी लिख लेना, ये लिख लो आफ्टर एग्जामिनेशन। ऐसे थोड़ी ना एंट्री इनवर्ड्स मिल जाएगी। एंट्री इनवर्ड्स मिलने के लिए पहले वो लोग आएंगे, डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई ऑफिसर आएगा, वो ऑफिसर आके चेक करेगा कि कौन से गुड्स हैं। इज दैट क्लियर? जो आप लैंड पे उतारना चाह रहे हो वो शिप पे चढ़ के देखेगा कि ये सामान है, चलो उसके सामने होगा सब कुछ, ऐसे नहीं होगा, उसके सामने होगा सब कुछ। जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं ना, ये सब कुछ ऐसे ही होता है फॉलो, ठीक है? मैं लाइव देख चुका हूं, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज क्या होगी? शिप वाले जो कार्गो का ऑफिसर होता है, ठीक है? कस्टम में ना एक कार्गो का ऑफिसर होता है, कार्गो ऑफिसर, कार्गो सुपरवाइजर कहते हैं उसको, ठीक है? वो सुपरवाइजर जो उसका काम ही यही होता है, क्या करता है? वो गुड्स की चेकिंग करता है, गुड्स की चेकिंग करता है। वो देखता है कि यार गुड्स कोई इलीगल तो नहीं है, ठीक है? और अगर कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि अलाउड नहीं है और वो लेके आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका काम है कि वो कस्टम डिपार्टमेंट को या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेगा। समझ में आया कि ऐसा कोई बंदा है जो गुड्स लेके आया, तो वो इलीगल है या जो भी है, या फिर उसको सेटिस्फाई कर दो, आप समझते ही, ठीक है? थोड़े बहुत अगर ऐसा आ भी गया तो उसको सेटिस्फाई करो, पैसे दो यार, चलना यार, चल हो जाएगा, ठीक है? बट इतना आसान नहीं है। आज के टाइम पे डॉक पे, जो डॉक होता है ना, जो लैंड एरिया होता है जहाँ पे गुड्स उतारे जाते हैं, वहाँ पे इन्होंने कैमराज लगा दिए। पहले कैमराज नहीं होते थे, अब आज के टाइम पर उन्होंने क्या लगा दिया वहाँ पे? कैमराज। क्यों? इसी चक्कर में कि कोई रिश्वतखोरी ना हो रही हो, कोई भी ऐसा काम, गलत काम ना हो रहा हो, तो वो आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसीलिए पहले से अब लगाने स्टार्ट कर दिए इन्होंने कैमराज। पहले कैमराज नहीं लगे, तो ठीक है, अब धीरे धीरे करके पहले से बेटर होती जा रही है, बट फिर भी कोई ना कोई तरीका तो निकल ही आएगा, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा जरूरी। हाँ, दिखाने वाले, देखने वाले भी, मतलब कोई ना कोई बैठा हुआ, उससे भी बात करके रखो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? एग्जामिनेशन हो गई। एग्जामिनेशन होने के बाद एंट्री इनवर्ड्स की परमिशन दे दी। किसने दी? कस्टम डिपार्टमेंट ने। किसको दी? पर्सन इंचार्ज को बोला कि तू गुड्स को उतार, अनलोडिंग कर। अब अनलोडिंग करने के बाद गुड्स को किसको दे दूं? पोर्ट अथॉरिटीज को। कौन देगा? पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज किसको देगा? पोर्ट अथॉरिटीज को, कि ये लो जी गुड्स को संभालो। समझ में आ गई बात? कि गुड्स को देखो, ध्यान रखो। फिर इसके बाद तब तक वो क्या काम करेगा? बिल ऑफ लेडिंग ऑब्टेन करेगा। किससे? इंपोर्टर से। जो उसका ओरिजिनल इंपोर्टर है उससे क्या लेगा? बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या चीज है? ओनरशिप डॉक्यूमेंट। कौन देगा? इंपोर्टर है। किसको देगा? पर्सन इंचार्ज को। अच्छा, फिर इसके बाद बिल ऑफ लेडिंग होने के बाद डिलीवरी दे देगा उन गुड्स की। किसको? इंपोर्टर को। अब यहां पे पर्सन इंचार्ज कहेगा टाटा बाय बाय, बाय बाय, उसका काम खत्म भाई, उसका काम जो था वो काम खत्म। पर्सन इंचार्ज अपना शिप पे बैठेगा, अब आगे का काम देखेगा। आगे कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम है तो शिप को लेके जाएगा, बस उसका काम खत्म हो गया। समझ में आ गई? उसकी छुट्टी। स्टेप नंबर 6 के बाद स्टेप नंबर 7, ये जो प्रोसीजर है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होंगे? इंपोर्टर के लिए। इंपोर्टर आगे बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। बिल ऑफ एंट्री क्या चीज है? क्लियरेंस। क्लियरेंस कि भाई मेरे को गुड्स को क्लियर करना है। कहां क्लियर करोगे? या तो घर लेके जाओगे, या फिर आपके पास पैसे नहीं है तो वेयर हाउस में रखवाओगे। तो अगर आपने घर लेके जाने हैं तो ड्यूटी दो, घर ले जाओ। सो होम कंजम्पशन या फिर क्लियरेंस कौन सी वाली है? वेयर हाउस। तो भाई कौन सी बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है? 2 तरह की बिल ऑफ एंट्री है, दोनों में से कोई भी फाइल करो। मतलब गवर्नमेंट को आपको बताना पड़ेगा, इतनी आपकी ड्यूटी बनती है। अगर आपके पैसा है तो होम कंजम्पशन की क्लियरेंस ले जाओ, और अगर पैसा नहीं है तो वेयर हाउस की क्लियरेंस वाला बिल ऑफ एंट्री फाइल करो। तो 2 तरह की बिल ऑफ एंट्री होंगी। अब आपके पास आपकी ड्यूटी बनती है तो ड्यूटी दो, उसके बाद गायब, चले जाओ।
स्टेप नंबर 9 डिपार्चर, ड्यूटी देने के बाद आप जा सकते हो ना एग्जिट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये कौन से प्रोसीजर पढ़े हमने? इंपोर्ट के प्रोसीजर्स। इसी तरीके से अब हम पढ़ रहे हैं क्या? एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स। राइट डाउन। एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स। हाँ जी, हाँ, वो तो भाई सामान वहीं पड़ा रहेगा। वो पूछेंगे पोर्ट अथॉरिटीज की क्या करें, कस्टम डिपार्टमेंट से बात होगी और फिर अल्टीमेटली अगर वो गुड्स वहां पड़े होंगे, पहले तो उसको सेफ एरिया में ले जाएंगे एक, ठीक है, वेट करेंगे। 30 दिन तक का वेट होता है, मैंने बताया था ना ये बात। 30 दिन तक की वेट होगी। 30 दिन के बाद उन गुड्स को क्या कर दिया जाएगा? डिस्पोज ऑफ। ठीक है, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। 30 दिन की वेट होगी। अगर 30 दिन तक कोई मालिक आ जाता है उनका, ठीक है, डेमरेज चार्ज देगा। डेमरेज समझिए, लैंडिंग डेमरेज। डेमरेज दो तरह के हैं, एक शिप डेमरेज और एक लैंड में डेमरेज। जो लैंड में डेमरेज है वो कस्टम और पोर्ट अथॉरिटी लगा रही है। कौन सी लगा रही है? पोर्ट अथॉरिटी। उनके एरिया में पड़ा है ना सामान। और अगर शिप में पड़ा है तो शिप वाली कंपनी लगा रही है। भैया हमारे यहां पे सामान क्यों पड़ा है? समझ में आ गई बात? तो शिप वाली कंपनी लगा रही है डेमरेज चार्ज, या फिर पोर्ट वाली अथॉरिटी लगा रही है डेमरेज चार्ज। दोनों में से कोई तो कोई लगाएगा। और याद है, अगर शिप डेमरेज चार्ज लगाता है तो डेमरेज चार्जेस वैल्यू ऑफ कस्टम के अंदर ऐड होता है, बट अगर लैंड डेमरेज चार्ज है तो वो ऐड नहीं होता, क्योंकि वो तो इंपोर्ट हो गया ना, शिप से तो लैंड पे उतर गए। अब उसके बाद डेमरेज चार्ज ऐड नहीं होगा। एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स में सबसे पहले काम क्या करना है? स्टेप नंबर 1, फाइल शिपिंग बिल। फाइल शिपिंग बिल। शिपिंग बिल क्या चीज है दोस्तों? शिपिंग बिल है, या कह लो इसको बिल ऑफ एक्सपोर्ट। बिल ऑफ एक्सपोर्ट। बेटा शिप में वेसल या फिर बाय एयर, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है शिपिंग। क्या वर्ड यूज किया जाता है? शिपिंग बिल। और बिल ऑफ एक्सपोर्ट वर्ड यूज किया जाता है बाय लैंड। तो जब भी बाय लैंड इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया जाता है तो शिपिंग बिल, तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोला जाता है। और अगर बाय वेसल या एयरक्राफ्ट यूज किया जाता है तो शिपिंग बिल बोला जाता है। अच्छा, अब बात को समझना। अब क्या हो गया? वो सिचुएशन आ गई कि हमने गुड्स को लेके जाना है। अब गुड्स को लेके जाना है, उसकी शुरुआत कहां से होगी? ड्यूटी देने से होगी। मेरी बात समझो, मैं गुड्स लेके जाना चाहता हूं, मैं पहले कस्टम एरिया में एंटर कर रहा हूं। कस्टम एरिया में एंटर कर रहा हूं, मेरा बहुत बड़ा ट्रक बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, गेट है सामने, गेट के अंदर मैं एंट्री करूंगा कस्टम एरिया के अंदर, और वहां पे सामने क्या होगा? कस्टम डिपार्टमेंट। अब मेरी शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले शिपिंग बिल से। शिपिंग बिल क्या चीज है भाई? ड्यूटी दो अगर बनती है तो, और उसके बाद ही तो एक्सपोर्ट के प्रोसीजर स्टार्ट होंगे। एक्सपोर्ट के प्रोसीजर कहां से स्टार्ट होंगे? यहां पर शिपिंग बिल से। पहला, सबसे पहला काम शिपिंग बिल। फाइल शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। स्टेप नंबर 2, पे ड्यूटी इफ एनी। पे ड्यूटी इफ एनी। मैंने आपको बोला था एक्सपोर्ट पे जनरली ड्यूटी नहीं लगती, बट अगर ड्यूटी है तो दे के खत्म करो, दे दो ड्यूटी। समझ में आ गया? तो आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो, आप सबसे पहले शिपिंग बिल फाइल करोगे। शिपिंग बिल कौन फाइल करेगा? मैं बता देता हूं। शिपिंग बिल कौन फाइल करेगा? एक्सपोर्टर। किसके लिए? किसको देगा शिपिंग बिल? कस्टम डिपार्टमेंट को। और क्या पेमेंट करेगा उसमें? ड्यूटी की पेमेंट करेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्टर फाइल करेगा शिपिंग बिल, फाइल करेगा शिपिंग बिल। और शिपिंग बिल फाइल करने का मतलब क्या है? उसके अंदर क्या देनी होगी? ड्यूटी देनी होगी अगर कुछ बनती है तो। वही जैसे वहां पे वो था ना, बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्ट के केस में क्या वर्ड पड़ा था? बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री में क्या थी? ड्यूटी ही तो थी। एग्जैक्टली वैसे यहां पर क्या है? शिपिंग बिल। शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट के बाद स्टेप नंबर 3,
अभी नहीं। अच्छा ऐसा लिखो, शिपिंग बिल, शिपिंग बिल एंड डिटेल्स, डिटेल्स गिवन टू कार्गो सुपरवाइजर। किसको दिया जाएगा ये डिटेल्स? कार्गो सुपरवाइजर को। नाउ क्या होगा कि ये जो शिपिंग बिल है ना और जो गुड्स की डिटेल्स हैं ये किसको दी जाएंगी? कार्गो सुपरवाइजर को। कार्गो सुपरवाइजर को क्यों दी जाएगी? क्योंकि गुड्स की क्या होनी है? चेकिंग। सबसे पहले गुड्स की चेकिंग होगी, चेकिंग होने से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो गुड्स की चेकिंग होगी, यानी कहने का मतलब ये है कि वो शिपिंग बिल जब फाइल किया होगा तो शिपिंग बिल के साथ साथ ड्यूटी बनी, शिपिंग बिल के अंदर सारी गुड्स की डिटेल होंगी, तो वो शिपिंग बिल किसको पकड़ा देंगे? कार्गो सुपरवाइजर। कार्गो सुपरवाइजर इधर आओ। कार्गो सुपरवाइजर को बुलाया, कार्गो सुपरवाइजर को बुलाया और उसको बोला ये एक शिपिंग बिल। कह रहा ठीक है जी। अब शिपिंग बिल जो है कार्गो सुपरवाइजर को पकड़ाया। कार्गो सुपरवाइजर क्या करेगा कि भाई गुड्स को बुलाए, गुड्स को, वो जो एक्सपोर्टर है उसको बोलेगा कि गुड्स को आप ले आओ और मैं गुड्स की क्या करूंगा? चेकिंग करूंगा। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स बाय कार्गो सुपरवाइजर। कार्गो सुपरवाइजर क्या करेगा? गुड्स को क्या करेगा? एग्जामिन करेगा और फिर एग्जामिन करने के बाद स्टेप नंबर 5, ग्रांट, ग्रांट क्या? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर देगा बेटा? इसका नाम है लेट एक्सपोर्ट, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे देगा। एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स बाय कार्गो सुपरवाइजर, कार्गो सुपरवाइजर एग्जामिन करेगा गुड्स को और उसके बाद स्टेप नंबर 5 लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देगा। कौन देगा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर? कार्गो सुपरवाइजर। किसको देगा? एक्सपोर्टर को देगा। और वही ऑर्डर एक्सपोर्टर क्या करेगा? कस्टम डिपार्टमेंट को दिखा देगा। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर वो दिखा देगा, देखो मेरे को वहां से क्लियरेंस मिल गई है। अब वो कस्टम डिपार्टमेंट को कहेगा, कस्टम डिपार्टमेंट अगर वो सेटिस्फाई होगा तो स्टेप नंबर 6, ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स, ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स। ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स क्या है? परमिशन टू ब्रिंग द गुड्स फॉर लोडिंग। लिख लो इसको भी। ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स का मतलब है परमिशन टू ब्रिंग द गुड्स फॉर लोडिंग। यस और नो? अब जैसे एंट्री इनवर्ड्स था, परमिशन किसके लिए? अनलोडिंग के लिए। यहां पर किस चीज के लिए परमिशन? लोडिंग करने के लिए। तो एंट्री आउटवर्ड्स की परमिशन मिलेगी कि हां गुड्स को आप लोडिंग के लिए चढ़ा दो, ठीक है, लगाओ गुड्स को। ये कौन देगा एंट्री आउटवर्ड्स की परमिशन? बताओ कौन देगा? कस्टम डिपार्टमेंट देगा। कस्टम डिपार्टमेंट किसको देगा? पर्सन इंचार्ज को देगा। अब आगे कहानी पर्सन इंचार्ज पे आ गई। अब खत्म, एक्सपोर्टर का काम खत्म। एक्सपोर्टर को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया था, जैसे ही उसने उसको दिया आगे कार्गो सुपर, वो जो कार्गो सुपरवाइजर का काम खत्म। कस्टम डिपार्टमेंट क्या दे देगा? ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड। नाउ ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड वो किसको देगा? पर्सन इंचार्ज को, जो शिपिंग का इंचार्ज है, जो शिप का इंचार्ज है उसको बोल दिया जाएगा तू यार गुड्स को चढ़ा, लोडिंग कर। हो गया काम। स्टेप नंबर 7, लोडिंग। गुड्स की क्या होगी? लोडिंग। स्टेप नंबर 8, लोडिंग होने के बाद आपको एक बार और क्या देना होगा? सबमिट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। क्या देना होगा? एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। याद है इंपोर्ट में एक मैनिफेस्ट होता था,
जहां पे इंपोर्ट की डिटेल होती थी, एग्जैक्टली वैसे ही एक्सपोर्ट का भी एक मैनिफेस्ट होगा जहां पे एक्सपोर्ट की क्या दी जाएगी, डिटेल। अब तुम बोलोगे सर ये बार बार क्यों, जब शिपिंग बिल फाइल कर दिया होगा क्या उसमें रिपोर्ट नहीं होगी, क्या होगी? बट एक बात बताओ, शिपिंग बिल में सिर्फ एक बंदे की रिपोर्ट होगी, शिपिंग बिल में एक ही बंदे की रिपोर्ट होगी। जो शिप में सामान जा रहा है वो पता नहीं कितने लोगों का सामान जा रहा है, कितने लोग मतलब बहुत सारे एक्सपोर्टर्स, 200-250 लोग हैं जिनका सामान किसके अंदर जा रहा है, उस पर्टिकुलर शिप के अंदर, बड़ी शिप के अंदर। तो एक एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट का एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर क्या होगा, सारी एक्सपोर्ट की डिटेल्स होंगी, हर बंदे का, कंपनी का नाम और उसके प्रोडक्ट का नाम। भाई ध्यान है इधर या कहीं और? ठीक है तबीयत? सबमिट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट में एक्सपोर्ट की रिपोर्ट दी जाएगी, एक्सपोर्ट की डिटेल्स दी जाएंगी, एक्सपोर्ट की डिटेल्स। और कौन देगा ये सबमिट, कौन करेगा? पर्सन इंचार्ज। किसको देगा? कस्टम डिपार्टमेंट। मेरी बात को समझना, हम बार बार सेम डिटेल नहीं दे रहे। अब जब शिप में सामान जा रहा है तो शिप में किस किस का क्या सामान जा रहा है, एक बारी और डिटेल देनी जरूरी है। वहां पर जो पहले डिटेल दी थी वो पर्टिकुलरली सिर्फ एक्सपोर्टर ने अपनी डिटेल दी थी, और वो अलग अलग फाइल हुए होंगे, शिपिंग बिल सबके अलग अलग फाइल हुए होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? शिपिंग बिल सबके अलग अलग फाइल हुए होंगे। मान लो 100 लोगों का, मान लो 100 एक्सपोर्टर्स, आप सब एक्सपोर्टर्स हो जिनका सामान एक पर्टिकुलर शिप से जा रहा है, ये सामने शिप खड़ी है, ठीक है, उस शिप में हम सबका सामान जा रहा है, एक बंदे का सामान थोड़ा ना जा रहा है, एक बंदे का तो कितना सामान होगा, ठीक है, एक ही कंटेनर, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे एक कंटेनर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 कंटेनर ले लो, कितने कंटेनर भाई, वहां पे तो कम से कम 40-50 कंटेनर जा सकते हैं एक शिप के अंदर। तो एक बंदे के लिए कभी शिप नहीं चलाई जाती, बहुत सारे लोगों के लिए शिप चलाई जाती है। तो बहुत सारे कंटेनर्स जा रहे हैं, अब उस कंटेनर्स के अंदर जो हमारे सामान है, जिन जिन के सामान है, हम सब खड़े हुए हैं बाहर, ठीक है। अब हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है सामान, ठीक है, हमने तो बिल फाइल कर दिया, सारी डिटेल्स दे दी, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वहां पे शिप में बैठा है, वो किसको बताएगा? कस्टम डिपार्टमेंट को, कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूं। सबके लिए एक प्रॉपर क्या बनाएगा, लिस्ट बनाएगा, ये गुड्स हैं। अच्छा, जो क्रू मेंबर है उसकी भी लिस्ट बताएगा कि क्रू मेंबर कौन है, क्रू मेंबर समझ गए ना, स्टाफ। और उस क्रू की बैगेज डिटेल भी बताएगा कि क्रू कितना कितना बैग लेके जा रहा है, 2, 3, 1, समझ गए ना। वो जो क्रू है उसके पास कितना बैग्स हैं, 2 बैग्स हैं, 3 बैग्स हैं, उन सबकी बैगेज डिटेल होंगी। कोई भी चीज़ गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो शिप के अंदर पड़ी हुई है और जिसकी डिटेल आपने हमें नहीं दी, तो आप वो लेके नहीं जा सकते। इज दैट क्लियर? तो स्टेप नंबर 8 इज सबमिट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, यानी एक्सपोर्ट डिटेल्स कौन देगा? पर्सन इंचार्ज। किसको देगा? कस्टम डिपार्टमेंट। और स्टेप नंबर 9 डिपार्चर। स्टेप नंबर 9 डिपार्चर। इज दैट क्लियर? डिपार्चर। तो भाई कितने स्टेप हो गए? 9 ही स्टेप मैंने इंपोर्ट में भी बताए थे, 9 स्टेप एक्सपोर्ट में बता रहा हूं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक्सपोर्ट के प्रोसीजर में सबसे पहले क्या काम करना है? शिपिंग बिल। शिपिंग बिल फाइल करने के बाद ड्यूटी पे करो जो बनती है। नंबर 3 शिपिंग बिल कार्गो सुपरवाइजर को दे दो। तो एक्चुअली मैं उस वक्त वर्ड सोच रहा था कि मैं क्या लिखवाऊं, तो वर्ड यहां पे लिख सकते हो फॉरवर्डिंग बिल टू कार्गो सुपरवाइजर। तो वो शिपिंग बिल एंड डिटेल्स गिवन टू कार्गो की जगह पे मैं एक्चुअली वर्ड सोच रहा था कि क्या वर्ड मैं पहले बताता था बच्चों को, तो वो फॉरवर्डिंग वर्ड बताना था। फॉरवर्डिंग द बिल टू द कार्गो सुपरवाइजर। तो अल्टीमेटली ये लिख लो, या वो मतलब समझ गए ना। तो अल्टीमेटली कार्गो सुपरवाइजर को क्या दे दिया? बिल। अच्छा, बिल देने के बाद स्टेप नंबर 4 एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। गुड्स की एग्जामिनेशन होगी, चेकिंग होगी, सारे गुड्स सही हैं, कोई गड़बड़ वाले गुड्स तो नहीं है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दिया जाएगा। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देने के बाद ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स। ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स कौन किसको देगा? कस्टम डिपार्टमेंट देगा पर्सन इंचार्ज को कि तू चुप गुड्स को लोडिंग कर। लोडिंग नॉट अनलोडिंग। स्टेप नंबर 7 इज लोडिंग ऑफ गुड्स। स्टेप नंबर 8 सबमिट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। आखिरी में एक्सपोर्ट की डिटेल दे दे, शिप के अंदर क्या क्या सामान पड़ा है। और स्टेप नंबर 9 डिपार्चर। तो गवर्नमेंट क्लियरेंस दे देती है, तो उसके बाद डिपार्चर।
ठीक है, एक बारी अब सब के सब सोच के बताओ, याद हो गए? एक बारी फिर से सोचो। 9 स्टेप्स हैं एक्सपोर्ट के अंदर। सबसे पहले शिपिंग बिल, कोई देखेगा नहीं, बिना देखे ही बताओ तभी याद होएगा, नहीं तो नहीं, याद नहीं होगा। शिपिंग बिल फाइल करी। नंबर 2 ड्यूटी दो। नंबर 3 शिपिंग बिल किसको दे दो? कार्गो सुपरवाइजर को। नंबर 4 एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। अब आपको पता है जब कार्गो सुपरवाइजर को दे रहे हैं तो पर्पस क्या है? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स होने के बाद लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। स्टेप नंबर 6 क्या देना है? ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स। ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स वो कौन देगा? कस्टम डिपार्टमेंट। किसको? पर्सन इन चार्ज को। स्टेप नंबर 7 लोडिंग। स्टेप नंबर 8 एक्सपोर्ट का मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। और स्टेप नंबर 9 डिपार्चर। इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट में सबसे पहले स्टेप 1 अराइवल इन टेरिटोरियल वाटर्स और सबमिट करो अराइवल रिपोर्ट। नंबर 2 सबमिट इंपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर लैंडिंग। लैंडिंग करने से पहले आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इंपोर्ट में क्या क्या कर रहे हो आप इंपोर्ट। स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 मैनिफेस्ट तो दे दिया ना। स्टेप नंबर 2 ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स। ठीक है, अब आपको जब वो होगा, वो ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स होगा कब? जब वहां से एग्जामिनेशन करने के लिए कोई सुपरवाइजर आएगा, वो चेक करेगा शिप में ही सामान क्या क्या पड़ा है, और उसके बाद उसके सामने ही क्या होगा? गुड्स की अनलोडिंग होगी। स्टेप नंबर 4 ऑब्टेन बिल ऑफ अनलोडिंग हो गया। स्टेप नंबर 4 में चाहे अनलोडिंग लिख लो। स्टेप नंबर 4 के बाद 4 हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? ऑब्टेन बिल ऑफ लेडिंग। किससे? जो भी इंपोर्टर, जो ओनर है ना, बिल ऑफ लेडिंग लिया। स्टेप नंबर 5 बिल ऑफ लेडिंग लेने के बाद, अच्छा बिल ऑफ लेडिंग से पहले ना, पहले वो गुड्स पोर्ट अथॉरिटीज को देगा, क्योंकि अनलोडिंग होने के बाद गुड्स एकदम से तो ओनर बैठा नहीं होगा। हो सकता है ओनर हो सामने, हो सकता है ना हो, और अगर नहीं है तो उस वक्त वो पोर्ट अथॉरिटीज को डिलीवरी देगा गुड्स की, और फिर उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग ऑब्टेन करेगा, जो कि स्टेप नंबर 5 में लिखा था। स्टेप नंबर 6 कि वो गुड्स किसको दे देगा? वो इंपोर्टर को दे देगा जिसने बिल ऑफ लेडिंग दिया। स्टेप नंबर 7 ड्यूटी के लिए, क्लियरेंस करने के लिए क्या होगा? बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री 2 तरह की होती है, होम कंजम्पशन या फिर स्टेप नंबर 8 ड्यूटी दो जो बनती है। स्टेप नंबर 9 डिपार्चर। ठीक है, ये सारे 9 के 9 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ जी,
नाउ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स के बाद अब हम लिख रहे हैं, राइट डाउन, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, राइट डाउन, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, डिफरेंस हम लोग ना दोनों के बारे में जान रहे हैं कि ट्रांजिट क्या होता है और ट्रांसशिपमेंट क्या होती है। ट्रांजिट ऑफ गुड्स, पहले वर्ड पढ़ते हैं, ट्रांजिट ऑफ गुड्स। ये देखो, एक समझते हैं एग्जांपल के साथ। ये इंडिया का साउथ साइड, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, मान लेते हैं चेन्नई पोर्ट की, और चेन्नई पोर्ट जो है ना, चेन्नई पोर्ट में कुछ सामान आ रहा है, कोई बात नहीं, बे ऑफ बंगाल कहाँ, बे ऑफ, यहाँ बे ऑफ बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल, तुझे क्या पता, हो सकता है मैं और ऊपर कर रहा हूं इसको, ये गलत, इसको छोड़ दो ना, तुम पर्पस पे नहीं समझ रहे, अपना दिमाग लगाना है बस, पंगे डालने। इधर देखो, ये एक चाइना से शिप आ रही है, ठीक है, चाइना से, चाइना नहीं, चाइना से नहीं, चाइना से नहीं, एक शिप आ रही है, ये मान लेते हैं चलो यूएसए से। कहां से आ रही है? अब कोई बात नहीं, यूएसए लिख दिया। अब चेन्नई पोर्ट पे एक सामान कुछ डिलीवर करना था, मान लेते हैं 10,000 क्वांटिटी। कितना सामान था? 10,000 यूनिट्स थे। ये सामान यूएसए से कहाँ जाना है? चेन्नई में। 10,000 यूनिट्स इस यूएसए वाली शिप में पड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्रांजिट ऑफ गुड्स? जब गुड्स को, देखो, गुड्स को मैं यहां पर ले जाऊंगा, चेन्नई पोर्ट पे पहुंच गया, चेन्नई पोर्ट पे क्या होगी? इसकी लैंडिंग होगी। लैंडिंग होने के बाद ये गुड्स 10,000 में से मान लेते हैं कि डिलीवरी जो चेन्नई पोर्ट में करने थे वो 6,000 करने थे, और बाकी के 4,000 गुड्स ना नीचे पुडुचेरी कर देते, पौंडीचेरी में। कहां, किस साइड? इस साइड कहीं भी आता है यार, कोई बात नहीं ना। और क्या, तू ज्यादा मैप पढ़ने ही, बट इस साइड नहीं आता मेरे हिसाब से, तो इसी साइड आता है। इस साइड तो कर्नाटका केरला आता है बेटा, मुझे जो पता है। मैं गया हुआ हूँ पुडुचेरी, मैं पुडुचेरी गया हुआ हूँ, और मेरे हिसाब से, मेरे को देखना पड़ेगा बट कंफर्म नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से चेन्नई के बाद ही आता है, नीचे ही आता है, ठीक है। क्योंकि मैं गया था ऑडिट करने के लिए चेन्नई में, और वहाँ पे, अब मैं ऐसे नाम लूँगा तुम्हें पता भी नहीं होगा, गुमुंडी पुंडी और विरली मलाई, ठीक है। क्या है? हाँ, तो वो मदुरई तो सबको पता है, उसके बाद बहुत सारे एरियाज। तो पुडुचेरी जो है वो मेरे हिसाब से इधर है, वो एक बार देखना पड़ेगा, गूगल पे सर्च कर लेना। चलो, अभी पॉइंट ये नहीं है वैसे भी, ठीक है। इस चीज़ के लिए झंडे मत गाड़ो, छोड़ो इसको। तमिलनाडु ले लो, चलो, तमिलनाडु तो इधर ही है कंफर्म। चलो, ये इसमें खुश। अब इधर देखो, तो तमिलनाडु वाला जो पोर्ट है ना, वो यहां पर है। अब क्या था कि 4,000 गुड्स जो हैं यहां पे डिलीवर करने थे। कितने डिलीवर करने थे? 4,000। 10,000 यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए थे जो यूएसए से सामान आ रहा है, और उसके बाद कितने डिलीवर करने थे? 6,000 डिलीवर करने थे। कहां पे? चेन्नई में। और 4,000 डिलीवर करने थे। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है। तो एक ही यूएसए से आ रहा था सामान 10,000 यूनिट्स लेकर, जिसमें से 6,000 डिलीवरी करनी थी चेन्नई पोर्ट में, और 4,000 डिलीवर करना था। अब मुझे एक बात बताओ, जब 10,000 में से 6,000 यहां रख दिए होंगे, तो यहां पर 4,000 पड़े होंगे। बताओ, यहां पे ये 4,000 पड़े होंगे। ये जो 4,000 यहां पड़े हुए हैं, इनको बोला जाता है ट्रांजिट गुड्स। क्या बोला जाता है? क्यों बोला जाता है ट्रांजिट गुड्स? क्योंकि वहां से जब कोई इंपोर्टर आए, वो आएगा ना कस्टम डिपार्टमेंट चेक करने के लिए कि शिप में क्या क्या पड़ा हुआ है सामान, तो शिप में से सामान उतारा कितना? 6,000 गुड्स का। वो कहेगा शिप में बाकी का सामान क्या पड़ा हुआ है? कस्टम ऑफिसर आया, आके बोलता है ये शिप में बाकी का सामान क्या पड़ा हुआ है, बताओ। तो उसने कहा कि सर ये ट्रांजिट गुड्स हैं। क्या है ये ट्रांजिट? मतलब सर ये यहां डिलीवरी नहीं होने, कहां होने?
कोई और पोर्ट में होने हैं, इंडिया के ही कोई और पोर्ट में होने हैं, इसलिए हम इनको कौन से क्या बोलेंगे, ट्रांजिट गुड्स। क्या बोलेंगे? और ये जो पोर्ट है जहां पर ये ट्रांजिट गुड्स पड़े हुए हैं, उस पोर्ट को बोला जाता है ट्रांजिट पोर्ट। कौन सा पोर्ट? मेरी बात समझ में आ रही है? 4000 गुड्स के लिए, कितने गुड्स के लिए? 4000 गुड्स के लिए इस पोर्ट को बोला जाएगा ट्रांजिट पोर्ट, और इन गुड्स को बोला जाएगा ट्रांजिट गुड्स। मेरी बात समझ में आई? 6000 गुड्स के लिए यही पोर्ट क्या होगा? डेस्टिनेशन पोर्ट। कौन सा पोर्ट होगा? डेस्टिनेशन पोर्ट। 6000 गुड्स के लिए, समझ में आ गई ना? 6000 गुड्स के लिए यही पोर्ट होगा डेस्टिनेशन पोर्ट। अगर मैं बोलूं इस पोर्ट के बारे में, तो 6000 यूनिट्स क्योंकि डिलीवर यहीं पे करने थे, तो दिस इज माय डेस्टिनेशन पोर्ट। अच्छा, 4000 यूनिट्स के लिए तमिलनाडु वाला पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट है। फर्क समझ में आ रहा है? व्हाट इज ट्रांजिट, व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट? ट्रांजिट, अभी तो ट्रांजिट की बातें कर रहे हैं, तो ट्रांजिट क्या चीज है कि जब गुड्स डिलीवर अभी होने थे, अभी पूरे तरीके से डिलीवर नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है जो गुड्स उस शिप में पड़े हुए हैं ना, हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिट। ट्रांजिट गुड्स बोलते हैं। और जिस पोर्ट में वो पड़ा हुआ सामान, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट पोर्ट। क्योंकि इतनी आसानी से गुड्स की क्लियरेंस नहीं होती, वो वहां पे कस्टम डिपार्टमेंट आएगा, आके चेक करेगा। सब कुछ चेकिंग होने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, लेके जा सकते हो। मतलब इंडिया में ही अगर दूसरी जगह पे भी जाना है, तो वहां का कस्टम ऑफिसर आएगा, आके चेक करेगा कि क्या सामान पड़ा है। इज दैट क्लियर? तो इसको बोलते हैं ट्रांजिट। आप लोग लिखो, राइट डाउन, इसी तरीके से बनाओ, इसी तरीके से एक ड्राइंग बनाओ। इसको तमिलनाडु पोर्ट ही बना देना, कोई बात नहीं। और चेन्नई पोर्ट एक बना दो, और नीचे बना दो तमिलनाडु। मैं इसको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। 4000 यूनिट्स के लिए, फॉर 4000 यूनिट्स चेन्नई पोर्ट को हम कौन सा पोर्ट बोलेंगे? ट्रांजिट पोर्ट। कौन सा पोर्ट बोलेंगे? ट्रांजिट पोर्ट। और 4000 यूनिट्स जो चेन्नई पोर्ट में पड़े हुए हैं, इनको बोलेंगे ट्रांजिट गुड्स। क्या बोलेंगे? ट्रांजिट गुड्स। और यही चीज अगर मैं 6000 यूनिट्स के लिए बोलूं, फॉर 6000 यूनिट्स इन चेन्नई पोर्ट, तो चेन्नई पोर्ट को उस वक्त बोलेंगे हम लोग क्या? डेस्टिनेशन पोर्ट। मुझे एक बात बताओ, क्या इस ट्रांजिट पोर्ट पे इन 4000 गुड्स के ऊपर ड्यूटी देनी पड़ेगी? बताओ, ड्यूटी देनी पड़ेगी इन 4000 गुड्स के लिए। क्या ये पोर्ट डेस्टिनेशन है? तो ऑब्वियसली जिन गुड्स की डेस्टिनेशन है, कितने गुड्स की डेस्टिनेशन है? 6000। तो 6000 की ड्यूटी दूंगा मैं, 4000 की दूंगा? 6000 की ड्यूटी दूंगा। बाकी के 4000 गुड्स की ड्यूटी कहां दी जाएगी? तमिलनाडु वाले पोर्ट में, जहां पर वो आगे अल्टीमेटली डिलीवर हो रहा है। नोट किया? अब एक होता है दोस्तों ट्रांसशिपमेंट। राइट डाउन ट्रांसशिपमेंट।
अब ट्रांसशिपमेंट में क्या हो रहा है, ये देखो सेम सिचुएशन, यहां पे ले लेते हैं चेन्नई, और यहां पे हम लोग कर रहे हैं तमिलनाडु, ठीक है। सेम सिचुएशन, शिप आ रही है कहां से, यूएसए से, कितने गुड्स लेकर, 10,000 यूनिट्स को लेकर, और कहां पर डिलीवर, चेन्नई में कितना डिलीवर करना है और तमिलनाडु में कितना डिलीवर करना है। सेम सिचुएशन, हर चीज सेम है, बट हुआ यह है कि सामान यूएसए से जब आ रहा था ना, यहां पर ऑलरेडी एक इंडियन शिप खड़ी थी जो ऑलरेडी कहां जा रही थी, तमिलनाडु में जा रही थी। मतलब लोकल शिप नहीं होती, लोकल शिप। अब क्या है, देखो यूएसए से आया बेचारा, थका आ रहा, एक जगह पे सारा डिलीवर कर देना, काम खत्म, क्यों जाना है दूसरी जगह। ऐसा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, उस केस में किसी इंडियन शिप के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाई अप। आपने कभी देखा है, कभी भी जब ये जो फ्लाइट्स होती हैं, जब आप कभी घूमने फिरने जाते हो, मान लो आप जाना चाह रहे हो, मान लो ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाह रहे हो, या फिर आप कहीं आप सिंगापुर जाना चाह रहे हो, स्विट्जरलैंड जाना चाह रहे हो, कोई भी यूरोपियन कंट्री जाना चाह रहे हो, कोई यूरोपियन कंट्री जाने के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं मिलेंगी। मैक्सिमम टाइम्स आपको कौन सी फ्लाइट मिलेगी, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, वो किसी कहीं पर जाके हॉल्ट करेगी, हॉल्ट मतलब रोकना, कहीं पर रुकेगी, और वहां पर आपको भी इंतजार करना पड़ेगा दूसरी फ्लाइट की, जो फ्लाइट आगे डेस्टिनेशन पे जा रही है। इससे क्या होता है, फ्लाइट वालों का खर्चा तभी निकलता है, नहीं तो फ्लाइट का खर्चा नहीं निकलेगा। बताऊं क्यों, क्योंकि ज्यादा अगर कस्टमर मिल रहे हैं, मान लो दुबई जाने के लिए, ज्यादा अगर कस्टमर किस चीज के लिए मिल रहे हैं, दुबई जाने के लिए, और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब 10 या 12 लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो कहां जाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब स्विट्जरलैंड जाने के लिए कितने लोग हैं, सिर्फ 10 या 12 लोग। अब पूरा प्लेन 10 या 12 लोग के लिए तो बनेगा नहीं, है कि नहीं। अब प्लेन के अंदर कुछ लोग तो होने चाहिए। तो क्या हुआ, दुबई एक ऐसा डेस्टिनेशन बना दिया जहां पर एक हॉल्टिंग एरिया हो गया, और उस हॉल्ट एरिया के अंदर क्या कर दिया, जितने भी स्विट्जरलैंड जाने वाले कस्टमर्स होंगे उनको कहां इकट्ठा कर दिया, दुबई पोर्ट पे। अब वो दुबई पोर्ट से क्या होता है, जब स्विट्जरलैंड जाने वाली फ्लाइट आएगी, ठीक है, वो फ्लाइट जो स्विट्जरलैंड वाली स्विस एयर या जो भी जो एयरलाइन वहां की है, वो फ्लाइट आएगी, ठीक है, वो दुबई में अपने कस्टमर्स को छोड़ेगी, ठीक है, और फिर आगे यहां की लोकल फ्लाइट कहां लेके जाएगी, आगे जिस डेस्टिनेशन में जिनको जाना है। अब फिर उस वाली जो फ्लाइट होगी, वो फ्लाइट आगे किसको लेके जाएगी, स्विट्जरलैंड में जितने भी कस्टमर्स इधर उधर से, जहां से भी दूसरे देशों से इकट्ठे हो गए, वो सब स्विट्जरलैंड जाना चाह रहे हैं, तो सब इकट्ठे हुए और कहां गए, स्विट्जरलैंड। तो एक्चुअल में जो फ्लाइट्स होती हैं उनके क्या बनाए जाते हैं, हॉल्ट्स। कई बार हॉल्ट 2 भी होते हैं, कई बार हॉल्ट 1 नहीं, कई बार हॉल्ट 2 भी होते हैं। एक बारी हॉल्ट किया दुबई में, एक बारी हॉल्ट किया कहीं और, क्योंकि अगेन उनको अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं और उनको फ्लाइट खाली नहीं चलानी, उनको फ्लाइट क्या रखनी है, भरी भरी रखनी है, तभी उनके खर्चे निकलते हैं पेट्रोल के, जो फ्यूल के खर्चे हैं। अब फ्यूल के खर्चे निकालने के लिए उनको ये काम करना होता है, वो दूसरी फ्लाइट्स के साथ क्या करते हैं, टाई अप करते हैं। तो दूसरी फ्लाइट्स के साथ टाई अप किए बगैर ये काम हो ही नहीं सकता, दूसरी कंपनीज के साथ टाई अप किए बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वैसे ही ये यूएसए से शिप आ रही है, इसको और भी काम है, यहीं से ना इसने कुछ सामान को एक्सपोर्ट भी करना था, मान लो चेन्नई से ही, तो उसने क्या दिमाग लगाया, इसने इंडिया वाली शिप के साथ ऑलरेडी टाई अप किया हुआ था। ये यहां पे यूएसए वाली शिप से सामान को क्या किया, इंडिया वाली शिप में उतार दिया। कितना, अरे 4,000 ही ना, 6,000 तो यहां दे दिया होगा ना, मेरी बात समझ रहे हो, 6,000 तो यहां दे दिया। जब चेन्नई पोर्ट पे पहुंचा ये यूएसए वाला शिप, एक इंडियन शिप खड़ी हुई थी, उस इंडियन शिप में कितना डिलीवर कर दिया सामान, क्योंकि 4,000 कहां जाना था, अब यूएसए वाला वहां से क्या करना चाहता था, डिपार्चर, अपनी जगह वापस अपने देश जाना चाहता था। तो उसने क्या किया, यहां से 4,000 के गुड्स यहां डिलीवर कर दिए, कहां पे, इस एरिया में, मतलब शिप में। और इस शिप में जो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसशिपमेंट। इस पोर्ट, जो पोर्ट में ऐसा काम हो रहा है, इस पोर्ट को बोलते हैं पोर्ट ऑफ ट्रांसशिपमेंट। क्या बोलते हैं, पोर्ट ऑफ ट्रांसशिपमेंट। जो गुड्स ट्रांसशिप किए गए हैं उन गुड्स को बोला जाता है ट्रांसशिपमेंट गुड्स।
तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसशिपमेंट प्रोसेस, ठीक है, जहां पे एक शिप से दूसरे शिप में सामान को क्या किया जाता है, रखवाया जाता है। क्योंकि देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है, इंडिया वाली वो जो शिप थी ना, वो लोकल शिप थी, वो वहां जा ही रही थी सामान लेकर। तो जब वो जा ही रही है तो उनके साथ टाई अप करने से फायदा ये हो जाता है, जब उनका वहां पे जा ही रही है तो हमारे भी ले जा भाई कुछ सामान, हमारे खर्चे बच जाते हैं, वो थोड़ा बहुत मिनिमल चार्ज होगा, क्योंकि नहीं तो उसको स्पेशली वहां जाना पड़ेगा सिर्फ 4000 गुड्स लेकर। शिप भरी हुई है, 4000 गुड्स लेकर वो वहां जा रहा है, बेवकूफी है। बताओ, अगर कोई, जैसे वही इंडिया से स्विट्जरलैंड वाली फ्लाइट की बात कर रहा हूं, इंडिया से स्विट्जरलैंड 12 लोगों के लिए तो जाना बेवकूफी है। जहां 100 लोग बैठ सकते हैं वहां सिर्फ 12 लोगों के लिए शिप वो एयरक्राफ्ट चलाया जा रहा है, फ्यूल का खर्चा कैसे निकलेगा, है कि नहीं। तो एग्जैक्टली वैसे ही यूएसए वाली शिप इंडिया वाली शिप को क्या कर देगा, सामान डिलीवर कर देगा और वहां से गुड्स को यहां पर पहुंचाया जाएगा। ये इंडियन शिप यहां पे आएगी और सामान को दे देगी, अपने साथ जो दूसरे सामान है वो बाकी सारे सामान भी देगी। जिस पोर्ट में ये होता है उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट या पोर्ट ऑफ ट्रांसशिपमेंट, एक ही बात है। और इन गुड्स को, जिन गुड्स को ट्रांसशिप किया जाता है, उन गुड्स को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट गुड्स। डेस्टिनेशन, अच्छा 6000 गुड्स क्या हैं, डेस्टिनेशन गुड्स। चेन्नई पोर्ट के लिए 6000 गुड्स क्या हैं, डेस्टिनेशन। तो अगर हम लोग देखें इस पूरे प्रोसेस में, मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर 4000 यूनिट्स, फॉर 4000 यूनिट्स चेन्नई पोर्ट क्या हुआ, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। कौन सा पोर्ट हुआ, ट्रांसशिपमेंट। और 4000 यूनिट्स क्या हुए, ट्रांसशिपमेंट गुड्स। इज दैट क्लियर। अच्छा 6000 यूनिट्स के लिए, फॉर 6000 यूनिट्स चेन्नई पोर्ट क्या हुआ, अगेन डेस्टिनेशन पोर्ट। बात अगेन वही होएगी, क्या इन 4000 गुड्स पर चेन्नई पोर्ट में ड्यूटी देनी है, नहीं देनी है, नो ड्यूटी। कहां देंगे ड्यूटी, तमिलनाडु में ही देंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन तो 4000 गुड्स के लिए तमिलनाडु है। समझ में क्या, कैसे, कहां फर्क नहीं है कुछ भी। फर्क बस यही तो है कि वो इंडियन शिप आके वहां से, अरे एक फर्क है, छोटा सा फर्क है, एक शिप का दूसरे शिप के साथ टाई अप है। अरे इसके कहने का मतलब है सिंपल यही बता रहे हैं, तेरे ऐसे से वर्ड की बारी बारी दे रहे हैं। हाँ खत्म करे। वाह मैं नहीं कह रही हूँ, वाह, मानते नहीं। इतना सिंपल ही होना चाहिए बेटा, सिंपल सा कोई कोर्स कर लेता ना। सीएस क्यों उठाया। ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। ट्रांसशिपमेंट में 2 शिप्स इन्वॉल्व हैं और ट्रांजिट में सिर्फ एक ही शिप इन्वॉल्व है। वहां टाई अप के बगैर वो काम हो नहीं सकता और वहां पे टाई अप करने की जरूरत नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस। आप कह ही नहीं सकते वहां पे सर एक ही जैसा है, कहां एक जैसा है, देयर इज अ डिफरेंस। ड्यूटी में कोई चेंज नहीं है, बट डॉक्यूमेंट्स में चेंज है ना भाई। एक शिप दूसरे शिप में सामान रखवा रहा है, दूसरे शिप में इलीगल सामान भी पड़ा हो सकता है। आप सिर्फ आप दिमाग का दिमाग ना सिर्फ ड्यूटी, आपका दिमाग है सिर्फ पढ़ाई के लिए। पॉइंट ये, आप दिमाग ये नहीं लगा रहे कि सोच के देखो, शिप में बहुत सारे इलीगल काम भी हो सकते हैं, इलीगल गुड्स भी हो सकते हैं। वो इलीगल गुड्स को कैरी कर रहा हो ऑलरेडी इंडियन शिप, या फिर हो सकता है वो यूएसए शिप इंडियन शिप को कुछ इलीगल गुड्स देके चला जाए 4000 यूनिट्स के अलावा। तो ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो शिप ट्रांसशिपमेंट होती है ये भी कस्टम ऑफिसर के सामने होती है, ऐसे ट्रांसशिपमेंट अलाउड ही नहीं है। तो ट्रांसशिपमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और उस प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ता है। तो वो एक मतलब यहां पर अगर मैं ट्रांसशिपमेंट की बात करूं तो जनरली ज्यादा अगर कंपनीज ट्रांसशिपमेंट ही करती होंगी। ट्रांजिट वाली जो कंपनीज हैं वो क्या करती होंगी, सिर्फ कम, बहुत ही कम। क्योंकि ट्रांजिट क्यों करूं मैं, ट्रांजिट का मतलब क्या है, मेरे को सारा खर्चा, वो वाला खर्चा भी खुद उठाना पड़ेगा। हाँ, अगर या तो वो बहुत सारी क्वांटिटीज उधर भी डिलीवर करनी है, कुछ क्वांटिटीज उधर भी डिलीवर करनी है, तो ठीक है। बट अगर मेरा शिप आधा अधूरा खाली चल रहा है, ठीक है, तो उसका मेरा खर्चा नहीं निकलता, उससे ज्यादा बेटर है क्या किया जाए, ट्रांसशिपमेंट। तो 99% केसेस ट्रांसशिपमेंट के होंगे जो समझदार कंपनी होगी जिसको अपना खर्चा निकालना है। बट हाँ, अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन, तो मैं ट्रांजिट ही करूंगा।
तो ट्रांसशिपमेंट अलग चीज है, ट्रांजिट अलग चीज है यार। ड्यूटी दोनों में ही नहीं देनी, बट डॉक्यूमेंट्स होंगे अलग अलग। ट्रांसशिपमेंट के लिए बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट बनता है, अभी हम बात करेंगे ना। डिफरेंस राइट डाउन, डिफरेंस राइट डाउन, ट्रांजिट वर्सेस ट्रांसशिपमेंट, इसका डिफरेंस। राइट डाउन, सबसे पहले ट्रांजिट का सबसे पहला डिफरेंस क्या है ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट में? फर्स्ट पॉइंट, ओनली वन व्हीकल is used in case of transit, in case of transit. Two or more vessels, vehicle लिख दिया मैंने, vessels लिखना चाहिए था, vessels are used in case of ट्रांसशिपमेंट। तो वहां पर सिर्फ वन व्हीकल इज यूज, एक ही व्हीकल यूज हो रही है, और यहां पर दो व्हीकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, दो वेसल्स का, या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। इसमें बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट एंड नहीं, और declaration is required। और इसमें कोई ऐसी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती, नो सच डिक्लेरेशन। और कोई ऐसा बिल ऑफ ट्रांजिट, ऐसा कोई बिल ऑफ ट्रांजिट नाम से भी कुछ नहीं होता। जो ट्रांसशिपमेंट होती है उसमें सुपरविजन बाय कस्टम ऑफिसर इज मैंडेटरी, नो सुपरविजन रिक्वायर्ड, कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है। चार चेकिंग तो वो होनी है, वो तो अलग चीज़ है। डिक्लेरेशन कोई देने की जरूरत नहीं है, जैसे लीगल डिक्लेरेशन देनी है कि हाँ मैं गुड्स को दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं। वो सब पर्सन इन चार्ज एक डिटेल, अच्छा बस यही होता है दोनों ही केसेस में है वैसे तो। वो ओनली दोज गुड्स आर अलाउड एज ट्रांजिट which are declared in import manifest। कोई स्पेशल डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, बट हां इंपोर्ट मैनिफेस्ट में तो बताना पड़ेगा। इंपोर्ट मैनिफेस्ट क्या है? अरे इंपोर्ट की रिपोर्ट, उसमें तो बताओगे ना कि कितने गुड्स लेके आ रहे हो, 10,000। ये नहीं बताओगे कि 6,000 लेके जा रहा हूं, कितने बताओगे? 10,000। और जिसमें से 6,000 कहां दे दोगे? वहीं पर। और 4,000 इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गए? ट्रांजिट। समझ में आया?
अब इस वाले पॉइंट के अंदर मैं ऐसा यहां पे लिख सकता हूं, ओनली दोज गुड्स आर अलाउड। ऑब्वियसली यहां पर देखो बिल ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट में तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आपको स्पेशल डिक्लेरेशन देनी है, स्पेशल डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, स्पेशल डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट स्पेशल डिक्लेरेशन के थ्रू ही होगी, विदाउट डिक्लेरेशन वो हो ही नहीं सकती। मतलब आपको ट्रांसशिप करने अगर गुड्स एक शिप से दूसरे शिप में, तो आपको गवर्नमेंट को स्पेशली बताना पड़ेगा कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया ना, इसके लिए क्या होना चाहिए, या तो बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट हो या डिक्लेरेशन हो। बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट क्या है, वो जो दूसरी शिप है वो आपके ऊपर क्या बनाएगी, बिल बनाएगी, नहीं बनाएगी। तो वो जो बिल है वो एक एविडेंस है कि मैं गुड्स को क्या कर रहा हूं, ट्रांसशिप। या तो ये है आपके पास, या फिर एक डिक्लेरेशन दे दो कि हम गुड्स को ट्रांसशिप कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, वहां पर सुपरविजन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गुड्स तो ट्रांजिट होने। अब तुम कहोगे सर ड्यूटी, तो दोनों में ही जो ड्यूटी आपको देने की जरूरत नहीं है, ना ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे ड्यूटी देनी है और ना ही आपको ट्रांजिट पोर्ट पे ड्यूटी देनी है। ड्यूटी तो आपको सिर्फ डेस्टिनेशन पोर्ट पे ही देनी होती है। और डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए चेन्नई पोर्ट, वो 6000 गुड्स के लिए दोनों ही केसेस में ड्यूटी देने वाले पोर्ट है, बोलो हाँ या ना। और 4000 गुड्स के लिए तमिलनाडु वाला, दोनों ही काम, दोनों ही पॉइंट्स में। इज दैट क्लियर? ये है ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है।